हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिस्पायर करता है। स्पेशली हम लोग इसमें एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। वन डे बूझो वाज रनिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. अब क्या कह रहा है कि एक बार क्या हुआ कि बूझो जो है वो क्या हो रहा है कि अपने दादा दादी को, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कर रहा था, बस स्टैंड पे रिसीव करने गया था। तो वो क्या कर रहा था कि वो दौड़ के उनके पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए क्या कर रहा था, तेज़ी में दौड़ के पहुंचा। तो जब वो पहुंचा ग्रैंड पेरेंट्स के पास तो फिर क्या हुआ, वो काफ़ी तेज़ सांस ले रहा था। तो उनकी दादी जो है ये पूछती है कि तुम इतने हाफ क्यों रहे हो, मतलब क्यों इतने तेज तेज सांस ले रहे हो। तो वो बोला कि मैं दौड़ के आया हूँ, इसीलिए क्या हो रहा हूँ, मैं काफ़ी तेज सांस ले रहा हूँ। बूझो टोल्ड हर दैट he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. अब लेकिन क्या हुआ, ये बात तो बूझो जो है वो अपनी दादी को बोल दिया कि वो दौड़ के आ रहा था, इसीलिए क्या हो रहा है, वो तेज ब्रीथ कर रहा था, मतलब तेज सांस ले रहा था। लेकिन उसके दिमाग में ये बात आ गया कि आखिर जो है तेज दौड़ने के बाद जो है हम क्यों ब्रीथिंग फास्ट करते हैं, मतलब क्या होता है, हम सांस क्यों तेज लेते हैं। The answer to the Bujo's question lies in the understanding why we breathe. अब कह रहा है कि अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर हम लोग ब्रीथिंग क्यों करते हैं। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। अब कह रहा है कि ब्रीथिंग जो है ये क्या होता है, रिस्पायरेशन का ही एक पार्ट है। मतलब क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। तो ब्रीथिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन का ही एक पार्ट है। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि फूड जो होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है और हमारा बॉडी जो सेल्स होता है उसको क्या होता है, एनर्जी मिलता है और वो कोई भी काम करने में क्या होता है, उसको मदद मिलता है। कह रहा है वाई डू वी रिस्पायर। इन चैप्टर 2 यू हैव लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब कह रहा है कि हम लोग चैप्टर 2 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारा जो बॉडी है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि वैसे सेल जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो हमारा बॉडी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। Cell is the smallest structural and the functional unit of any organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transportation, excretion and reproduction. अब कह रहा है कि बॉडी का हर एक सेल जो होता है वो क्या करता है कि सेवरल फंक्शंस करता है, न्यूट्रिशन करता है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है और क्या करता है, वो अपने जैसे सेल्स को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सारा का सारा जो जितना मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में, वो हर एक सेल्स जो है इस फंक्शन को पूरा करता है। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल्स नीड एनर्जी। अब कह रहा है कि ये काम, जैसे कि हमारे बॉडी को कोई काम करने के लिए क्या एनर्जी का जरूरत होता है, तो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को उसके अपने काम को करने के लिए भी क्या होता है, एनर्जी का जरूरत पड़ता है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। अब कह रहा है कि हम सो रहे हैं या तो दौड़ रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं बैठ के, फिर भी हमारे बॉडी को क्या होता है, कंटिन्यूसली एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। अब कह रहा है कि ये एनर्जी जो हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ता है ये आखिर पूरा कहाँ से होता है, मतलब हमें एनर्जी आखिर कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैन यू से why your parents insist that you should eat regularly? The food has stored energy which is released during respiration. कह रहा है कि इसीलिए हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, हमेशा हमें बोलते हैं कि हमें खाना क्या करना चाहिए, हमारे हमको खाने को लेके क्या होता है, काफ़ी फिक्रमंद होते हैं, हमें समय पे क्या करते हैं, बोलते हैं कि खाना खाना चाहिए। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, वो हमें जो फूड खाते हैं उसी से क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो आखिर फूड खाने से एनर्जी कैसे मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि
फूड खाते हैं तो वो क्या होता है, रिस्पायरेशन में जो फूड हम लोग खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और क्या होता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, हमारा बॉडी कोई भी काम कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। कह रहा है इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, क्योंकि जो वो खाना खाए हैं उससे एनर्जी तभी मिलेगा जब क्या होगा, वो रिस्पायर करेंगे, तभी क्या होगा, उनसे वो एनर्जी रिलीज होगा। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, यू नो डैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं, मतलब इनहेलेशन करते हैं, हम लोग अंदर की तरफ जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है, 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होता है, 0.04% होता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर की तरफ सांस को छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज घट के क्या होता है, 16% हो जाता है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होता है, 4% के अप्रॉक्स हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। अब कह रहा है कि जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जब हम अंदर की तरफ श्वास लेते हैं तो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में क्या होता है, वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है, हर एक सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अब कह रहा है सेल्स में क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, वो क्या करता है, फूड को तोड़ने का काम करता है, फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो सके। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। अब कह रहा है कि वो जो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन जो होता है सेल्स में फूड का, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। मतलब सेल से जो एनर्जी रिलीज होता है रिस्पायरेशन के कारण, जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गन। कह रहा है ये सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है, ये क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। अब चलिए कह रहा है इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि सेल्स में जो है फूड क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, वो क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। कह रहा है व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। कह रहा है कि जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब एनर्जी, इसको क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब एयर के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस में अगर क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर क्या होगा, वो विदाउट ऑक्सीजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, इन एरोबिक रिस्पायरेशन। इन एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, जब हम लोग कभी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है, जो क्या होता है हमारे इनहेलेशन से नहीं हो सकता है, तो हमारे मसल्स को क्या होता है, उसमें इंस्टेंट उसमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, इन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एनर्जी तो रिलीज होता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड भी बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पैर में क्रैम्प्स होने लगता है, हमारे पैर में क्या होता है, क्रैम्प्स होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी को रिलीज करता है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। अब कह रहा है ईस्ट जो होता है, जो खमीर होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड को बनाने में यूज करते हैं, जो ईस्ट का, वो क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर भी रह सकता है, वो क्या करता है, हवा के बिना भी क्या कर सकता है, रह सकता है। दे आर कॉल्ड इन एरोब्स। मतलब क्या होता है, इन एरोब्स मतलब क्या होता है, जिनको हवा का जरूरत नहीं पड़े, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, इन एरोब्स बोलते हैं।
they get energy through the anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol, carbon dioxide is given below. अब कह रहा है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. तो एनोरोब्स जैसे कि ईस्ट में क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो किस में ब्रेक डाउन करता है, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और क्या होता है, एनर्जी उसको मिलता है. तो वैसे रिस्पायरेशन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. Our muscle cells can also respire anaerobically but only for short time when there is a temporary deficiency of oxygen. कह रहा है कि हमारा मसल्स भी क्या करता है, हमारा मसल का जो सेल्स होता है वो भी क्या करता है, रिस्पायर करता है एनएरोबिकली. मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करता है, वो भी कभी कभी क्या करता है, रिस्पायर करता है, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम. लेकिन क्या होता है, काफ़ी कम समय के लिए. जब हमको क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी का जरूरत होता है. मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होने लगता है, ऑक्सीजन हमको पूरी तरह से नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनएरोबिक रिस्पायरेशन भी हमारे बॉडी के मसल्स में होता है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, वेट लिफ्टिंग. कह रहा है कि जब हम लोग क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब हमारा बॉडी जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, मतलब उस समय हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, जो क्या होता है हमारे ब्रीथिंग से नहीं पूरा हो सकता है उस ऑक्सीजन का सप्लाई. तो क्या होता है, हमारे बॉडी के मसल्स में क्या होता है, इनएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है. The demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then the aerobic respiration takes place in the muscle cells टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी. कह रहा है कि उस समय क्या होता है कि उस एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, इनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है मसल्स में. अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज है जो हमारे क्या होता है, मसल्स में रहता है. वो क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के सप्लाई के बिना क्या होता है, वो ब्रेक करता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है. यही जो लैक्टिक एसिड है, इसी के कारण क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड हमारे पैर में क्रैम्प्स जो आता है, जब क्या होता है, कोई भी प्लेयर, कोई भी स्पोर्ट्समैन क्या होता है, बहुत लंबे समय तक खेलते हैं, तो क्या होता है, उनके बॉडी में एनोरोबिक, उनके मसल्स में क्या होता है, एनोरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके बॉडी में क्रैम्प्स आने लगता है, उसके मांसपेशियों में क्या होता है, क्रैम्प्स आने लगता है. अब कह रहा है कि अब कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं. ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, they respire anaerobically and during this process yield alcohol. अब कह रहा है कि ईस्ट जो है वो क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, जो क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, जिससे क्या करता है, वो क्या करता है कि इस प्रोसेस से वो अल्कोहल बना देता है. मतलब जो शराब बनाने में ईस्ट का हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है, क्योंकि वो एनएरोबिकली रिस्पायरेशन करता है, जिसके कारण क्या करता है, वो शराब को बनाने में मदद करता है. दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन्स एंड बियर. इसलिए क्या कहता है, इसका इस्तेमाल हम लोग वाइन्स और बियर में करते हैं, जो क्या होता है, इनएरोबिक रिस्पायरेशन से क्या करता है, वाइन को और बियर को बनाने में मदद करता है. कह रहा है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज. क्या हम लोग कभी गौर किए हैं कि जब हम लोग क्या होता है कि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, या घंटों तक जब खेलते रहते हैं, तो हमारे मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स आने लगता है. द क्रैम्प्स अकर व्हेन द मसल सेल्स रिस्पायर इनएरोबिकली, द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. अब कह रहा है कि ये इसी कारण से होता है क्योंकि हमारा मसल्स क्या होता है कि हमारा मसल्स क्या होता है, इनएरोबिकली क्या करता है, रिस्पायर करने लगता है. जब हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है और ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा नहीं होता है, तो क्या होता है, हमारा मसल्स इनएरोबिकली क्या होता है, वहाँ पे रिस्पायरेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी मिलता है. और लैक्टिक एसिड हम लोग यहाँ पे पिछले रिएक्शन में देख चुके हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन द एब्सेंस क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होता है. तो क्या होता है, एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रहा है.
द एक्लेमेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। अब कह रहा है कि जो लैक्टिक एसिड जो मसल्स में बन गया है उसी के कारण क्या होता है, क्रैम्प्स आने लगता है, हमारे मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स आने लगता है। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो, कह रहा है क्या हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज improves the circulation of the blood, as a result the supply of oxygen to the muscle cells increases। अब कह रहा है जब कभी भी ऐसा हो जाता है कि हमारे पैर में मसल्स में क्या होता है, कहीं पे भी क्रैम्प्स आने लगता है तो उसको गर्म पानी से धोया जाता है। तो गर्म पानी के धोने के बाद क्या होता है, उस ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे अच्छे तरीके से पहुँच सकता है और क्या होता है, उससे हमको राहत मिलता है। मतलब बॉडी के मसल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुँच जाता है और वहाँ फिर से क्या होता है, एरोबिकली रिस्पायरेशन होने लगता है। ठीक है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कह रहा है कि कंप्लीट मतलब ऑक्सीजन जब वहाँ पे मसल्स में पहुँचता है गर्म पानी देने के बाद क्या होता है, सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है और ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचता है। तो जो लैक्टिक एसिड बनना पड़ा है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है और वाटर में ब्रेक डाउन होता है, जिससे क्या होता है कि हमको जो क्रैम्प्स हुआ है उससे क्या होता है, रिलीफ मिलता है। अब आगे हम लोग 6.2 में देखेंगे ब्रीथिंग। आखिर ब्रीथिंग क्या होता है। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। अब कह रहा है कि हम लोग को क्या करना है कि दोनों नाक को बंद करके ऐसे क्या करना है, दोनों नाक को नॉस्ट्रिल को क्या करना है, फिंगर से प्रेस करके क्या करना है, बंद करना है और क्या करना है, घड़ी को देखना है कि हम लोग कितने समय तक क्या कर सकते हैं, ऐसा बिना ब्रीथिंग का रह सकते हैं, मतलब बिना सांस लिए हम लोग कितनी देर तक रह सकते हैं। ठीक है, उसको नोट डाउन करना है। सो नाउ you know that you cannot survive for long without breathing। अब हमको क्या होता है, जैसे ही हम नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे हमको थोड़ी कुछ सेकेंड्स के बाद ही ये एहसास हो जाएगा कि हम लोग ब्रीथिंग के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ब्रीथिंग जो है वो क्या है, कंपलसरी है जिंदा रहने के लिए। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अब कह रहा है कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच इन एयर, मतलब वैसा एयर जो क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो उसको अंदर लेना, और क्या करना, एक्सेलेशन मतलब क्या होता है वैसे एयर को बाहर निकालना जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो, या तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का मात्रा कम हो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है हमारा बॉडी यूज कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो उस समय क्या होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है, जो घट के क्या होता है 21% हम लोग लेते हैं, जो घट के क्या होता है 16% हो जाता है। और क्या होता है जो हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है या एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो उसमें जो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है तो उस समय भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हमारे बॉडी से एक्सेलेशन के थ्रू हम लोग बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। कह रहा है कि inhalation क्या है, जब हम लोग क्या होता है ऑक्सीजन रिच एयर को क्या करते हैं अंदर लेते हैं उसको हम लोग inhalation कहते हैं, और गिविंग आउट रिच कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन। और वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो जिसमें परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसको जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है उसको हम लोग एक्सेलेशन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज। कह रहा है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब फ्रॉम बर्थ टिल डेथ क्या होता है कि ये चलता रहता है, नॉन स्टॉप क्या होता है ये हमेशा चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। कह रहा है ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट। कह रहा है एक मिनट में क्या कह रहा है कि कोई भी लोग क्या करता है जितनी बार क्या करता है इनहेलेशन और एक्सेलेशन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ब्रीथिंग रेट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ब्रीथिंग रेट कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जितने बार हम लोग क्या करते हैं सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं ब्रीथिंग रेट कहते हैं।
ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। अब कह रहा है ब्रीथिंग में क्या होता है, एक बार क्या होता है इनहेलेशन होता है और एक बार एक्सहेलेशन होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन बहुत क्या होता है कॉमनली इसको देख सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। अगर हम अपने नाक के पास नॉस्ट्रिल के पास अपने फिंगर को ले आएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, एक बार क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद गर्म हवा लगता है, मतलब हमको कुछ गर्म हवा सा निकलते हुए दिखता है। तो जो वो गर्म हवा रहता है वो क्या होता है रीचिंग कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो क्या होता है एक्सेलेशन होता है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है हमें गर्म हवा लगना बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये रिपीट होते रहता है अल्टरनेटली। तो मतलब क्या होता है पहले इनहेलेशन होता है फिर एक्सहेलेशन होता है, जिसको हम लोग फिंगर को अपने नॉस्ट्रिल के पास लाके भी फील कर सकते हैं। During breathing, inhalation and exhalation take place alternately. A breath means one inhalation plus one exhalation. मतलब breathing का मतलब क्या होता है, one inhalation plus one exhalation, मतलब एक बार inhale कर रहे हैं हम लोग और एक बार exhale कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, breathing कहते हैं। Do you want to know whether it is constant or changes according to the requirement of oxygen by the body? अब कह रहा है कि क्या ये हमेशा क्या एक ही रेट से चलता रहता है, मतलब हमारा जो इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है क्या ये हमेशा एक रेट से चलता है या इसमें कुछ चेंजेस भी होता है। इसके बारे में हम लोग एक्टिविटी 6.2 में देखने जा रहे हैं। कह रहा है जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, however if you try you can count your rate of breathing, breathe in and out normally, find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate after brisk walk and after running. Record your breathing rate as soon as you finish, also after complete rest. Tabulate your finding and compare your breathing rates under the different condition with those of your classmates. अब यहाँ पे जो एक्टिविटी कह रहा है वो ये बोल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग को क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे काउंट भी करना चाहेंगे तो ईजिली क्या कर सकते हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिंगर को अपने नाक नॉस्ट्रिल के पास लाएंगे तो जितना बार क्या होगा हमें गर्म हवा लगेगा उतना बार क्या होगा एक कंप्लीट रिस्पायरेशन हो रहा है, मतलब एक कंप्लीट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है। अगर हम क्या करेंगे उसको काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है कि 1 मिनट में मेरा इतना बार हुआ, उसके बाद क्या करेंगे हम क्या करेंगे दौड़ना शुरू कर देंगे और दौड़ने के बाद फिर से हम देखेंगे क्या क्या होगा उसमें क्या चेंजेस आता है। फिर क्या करेंगे हम लोग क्या होगा पूरे बॉडी को रेस्ट में लाने के बाद भी देखेंगे कि हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या चेंजेस, मतलब क्या रिस्पायरेशन में क्या चेंजेस आते हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा बॉडी को जब क्या होगा ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, मतलब जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी को क्या होता है ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, तो उस समय क्या होता है हमारा रिस्पायरेशन का रेट क्या होता है बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं तो उस समय क्या होता है हमारे बॉडी को कम एनर्जी का ज़रूरत होता है, तो उस समय क्या करते हैं हमारे बॉडी का रिस्पायरेशन का रेट जो है वो क्या होता है कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को उस समय कम एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। अब कह रहा है ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। कह रहा है कि एक जो है एवरेज एडल्ट क्या कर रहा है, जो एक वयस्क इंसान है, एक जो बड़ा इंसान है वो क्या करता है हर मिनट 15 से 18 बार क्या करता है ब्रीथिंग करता है। मतलब क्या होता है 15 से 18 बार क्या करता है वो ब्रीथ करता है, ब्रीथ इन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। मतलब लेकिन क्या कर रहा है अगर वो एक्सरसाइज करने लगे, वही इंसान क्या करे अगर एक्सरसाइज करने लगे तो उसका ब्रीथिंग रेट क्या होगा बढ़ जाता है, वो बढ़ के क्या हो जाता है 25 तक पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है उसको उसके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बढ़ जाता है, ब्रीथिंग हमारा क्या होता है ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। While we exercise, not only
डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन। कह रहा है ना सिर्फ हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ता है, बल्कि क्या हो जाता है कि हमारा ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, हम लोग ज़्यादा लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं। तो ये हम लोग क्या होता है कि जब हम कभी भी दौड़े होंगे तो ये हम लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग हाफना बोलते हैं, वो क्या होता है, हम लोग लंबा ब्रीथिंग लेते हैं। मतलब लंबा ब्रीथिंग क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, सेल से रिलीज होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो वो क्या होगा कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। लॉन्ग ब्रीथिंग भी होता है जब हम लोग क्या होता है, एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं। कह रहा है इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? When you feel drowsy, when your breathing rate is slow down। अब कह रहा है कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग क्या होता है, कहीं से जिम से आते हैं या खेल कूद के आते हैं तो हमें बहुत तेज भूख लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग खेलते हैं तो दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी को क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हमारा ब्रीथिंग रेट काफ़ी बढ़ जाता है, और ब्रीथिंग रेट बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारा जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज कर देता है। तो हमारे बॉडी को फिर से क्या होता है, फिर से फूड का जरूरत पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत तेज भूख लग जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या होता है, फिर से एनर्जी का जरूरत पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, हमें फूड की जरूरत पड़ती है। अब एक्टिविटी 6.3 अब क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी 6.3 shows the various activities carried out by a person during a normal। अब कह रहा है कि यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में क्या हो रहा है कि एक महिला है जो क्या कर रहा है, कपड़े को धो रही है। एक महिला क्या करती है, कपड़े को धो रही है। और एक लड़का है जो क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहे हैं कि वो चलने का काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। और एक बच्ची क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। और एक लड़का क्या कर रहा है, वो किताब पढ़ने का काम कर रहा है, मतलब स्टडी कर रहा है। और एक बच्ची क्या कर रही है, एक लड़का क्या कर रहा है, सीढ़ी चढ़ने का, मतलब अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम में लगे हुए हैं ये एक्टिविटी में। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच विल बी द फास्टेस्ट। अब ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमें ये बताना है कि आखिर कौन सा काम करते हुए क्या होगा कि ब्रीथिंग सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा। अब हम इस फिगर को अगर दोबारा देखें तो क्या होगा, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, सो रहा है। तो सोने समय हमारे बॉडी को क्या होता है कि कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो सबसे कम एनर्जी का जो जरूरत पड़ेगा वो क्या करेगा, इस लड़के को पड़ेगा, क्योंकि ये लड़का क्या है, सो रहा है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी, अब ये भी लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है। ये जो महिला है ये क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, ये भी बैठ के कपड़े धो रही है। ये जो बुजुर्ग आदमी ये क्या कर रहे हैं, पार्क में या कहीं पे भी क्या कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, ये दौड़ने का काम कर रही है। तो दौड़ने में क्या होता है, हमारा बॉडी क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होगा, तो उस समय क्या होगा, ब्रीथिंग का रेट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये फिगर में ये जो बच्ची दौड़ रही है इसमें क्या होगा, एनर्जी ब्रीथिंग सबसे ज़्यादा होगा, तेज होगा और फास्ट होगा। और ये जो लड़का सो रहा है उसमें क्या होगा, ब्रीथिंग सबसे स्लो होगा। अब कह रहा है हाउ डू वी ब्रीथ, मतलब हम लोग ब्रीथ आखिर करते कैसे हैं, हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, इस बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। कह रहा है लेट अस now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through the nostril. When we inhale air it passes through our nostril into the nasal cavity। कह रहा है कि हम लोग आखिर ब्रीथिंग करते कैसे, हम लोग ब्रीथिंग जो है जो क्या करते हैं अपने नॉस्ट्रिल से, जो नाक में 2 छेद होता है उसी से क्या करते हैं, हम ब्रीथिंग का स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो ब्रीथिंग शुरू होता है वो क्या होता है, नॉस्ट्रिल से जब हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब सांस को लेते हैं अंदर, एयर को अंदर लेते हैं, तो वहीं से क्या होता है, ब्रीथिंग शुरू हो जाता है। और ये जो है वो क्या होता है, एयर जो है वो कहाँ पास कर जाता है, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी में पहुंच जाता है। मतलब नॉस्ट्रिल से ये जो है नेसल कैविटी तक पहुंच जाता है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब कह रहा है कि उसके बाद नेसल कैविटी से क्या होता है, ये एयर क्या होता है, हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, मतलब हमारे फेफड़ों तक क्या होता है, ये पहुंच जाता है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम
फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब क्या कह रहा है कि ये जो लंग्स है ये क्या होता है, चेस्ट कैविटी मतलब चेस्ट मतलब हमारा जो चेस्ट होता है उसी के पीछे, उसी के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, लंग्स होता है। और नीचे की तरफ लंग्स की तरफ क्या होता है, डायफ्राम होता है। मतलब जो बॉटम हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, ब्रीथिंग शुरू कहाँ से हुआ, नॉस्ट्रिल से हुआ, फिर नेसल कैविटी के थ्रू क्या हो गया, वो लंग्स में आ गया। अब लंग्स में आने के बाद क्या हो गया, लंग्स किसके अंदर है, रिब्स के अंदर है। और रिब्स और क्या हो रहा है, लंग्स के नीचे का जो हिस्सा, बॉटम का हिस्सा क्या है, वो क्या है, डायफ्राम है। ओके अब कह रहा है कि ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब्स। अब कह रहा है कि जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो क्या होता है, मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में क्या होता है, रिब्स का भी मूवमेंट होता है और डायफ्राम मतलब रिब्स, हमारे रिब्स जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा रिब्स और डायफ्राम दोनों में मूवमेंट देखा जाता है। मतलब दोनों के मूवमेंट के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग कर पाते हैं। इसको आगे हम लोग अच्छे से बेहतर समझेंगे। During inhalation, ribs moves up and outward and the diaphragm moves down। अब कह रहा है जब इनहेलेशन करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब एयर को अंदर लेने का काम करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा जो ये रिब्स है ये क्या होता है, बाहर की तरफ उठ जाता है। ये रिब्स क्या होता है, बाहर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। और जो डायफ्राम है, जो नीचे बॉटम में क्या होता है, लंग्स के नीचे में डायफ्राम जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है। वो क्या होता है, मूव्स डाउनवर्ड हो जाता है, नीचे की तरफ बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि ये क्या होता है, रिब्स आगे की तरफ बढ़ गया, अपवर्ड मूवमेंट बढ़ गया, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गया। और जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, नीचे बढ़ गया। जिसके कारण क्या होता है कि लंग्स में स्पेस बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एयर वो क्या होगा, अंदर आ सके। समझ में आ गया। मतलब डायफ्राम के नीचे जाने और रिब्स के ऊपर उठने के कारण क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आ सके। This movement increases the space in the chest cavity and the air rushes into the lungs. The lungs get filled with air। अब कह रहा है कि लंग्स पूरी तरह से क्या होता है, एयर से फिल हो जाता है, पूरी तरह हवा से क्या होता है, लंग्स हमारा भर जाता है। During exhalation, the ribs moves down and inward while the diaphragm moves up टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। अब कह रहा है एक्सहेलेशन, जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, हमारा जो रिब्स है वो क्या होता है, डाउनवर्ड। मतलब पहले तो क्या हुआ, इनहेलेशन में अपवर्ड हो गया था, अब वो क्या होता है, डाउनवर्ड अंदर की तरफ आता है। और जो डायफ्राम में वो क्या होता है, जो नीचे की तरफ बढ़ गया था वो क्या होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। मतलब क्या होता है, वो अंदर की तरफ आने लगता है, ऊपर की तरफ। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड द एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। जिसके कारण क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एयर बाहर निकल जाता है। मतलब एयर क्या होता है, लंग्स से बाहर निकलता है। क्योंकि क्या होता है, ऊपर की तरफ से रिब्स उसको पुश कर रहा है और नीचे की तरफ से क्या हो रहा है, डायफ्राम उसको पुश कर रहा है। जिसके कारण क्या होता है, वो बाहर की तरफ क्या होता है, जितना भी एयर होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, पुश करने में उसको मदद करता है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजली। कह रहा है इस मूवमेंट को हम लोग क्या होता है, अपने चेस्ट पे हाथ रख के भी इजीली फील किया जा सकता है। Keep your palm on the abdomen and feel the movement of the abdomen. What do you observe? After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion। अब कह रहा है कि अब बच्चे को एक बार पता चल गया तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना चेस्ट एक्सपेंशन मतलब क्या हो रहा है, सीने को फुला रहे हैं, मतलब इनहेलेशन कर रहे हैं, फिर एक्सहेलेशन कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चेंजेस होता है। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को इजी वे में क्या कर सकते हैं, अपने चेस्ट पे पाम रख के, हथेली को रख के ये इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब कह रहा है स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर। अब कह रहा है जो लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनको लंग्स का कैंसर भी हो सकता है। मतलब क्या होता है, ये जो स्मोकिंग है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, कैंसर से, ठीक है। तो ये हमारे लंग्स को भी डैमेज करता है स्मोकिंग, और यहाँ तक कि कैंसर भी होने का खतरा होता है। इसलिए कभी भी बच्चों हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई दोस्त आपके स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें भी ये सलाह देना चाहिए कि स्मोकिंग बुरी आदत है, इसे छोड़ देना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है, ये नेसल पैसेज है। यहाँ पे क्या होता है, नॉस्ट्रिल रहता है जिससे क्या करता है एयर अंदर जाता है, ये नेसल पैसेज से क्या हुआ, और ये ऑरल कैविटी जिससे हम लोग क्या करते हैं खाते हैं, ये यहाँ पर क्या करता है मिल जाता है, ये यहाँ पर क्या होता है कि मिल जाता है। अब आगे जाएंगे, ये क्या फेरिंग्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं, जो वाइब्रेशन हमारे गले में होता है वो क्या होता है, ये फेरिंग्स के कारण होता है। और ये देखिए ये ट्रेचिया से होते हुए क्या होता है कि ये लंग्स में पहुंच जाता है, ये क्या होता है लंग्स में पहुंच जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंग्स जो है वो क्या होता है, रिब्स, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर रहता है। मतलब जो हमारा लंग्स होता है वो क्या होता है, हमारे लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, रिब्स होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिब्स के अंदर ही क्या होता है हमारा लंग्स होता है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये जो बॉटम हिस्सा में है लंग्स का, ये क्या है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। अब जब कभी भी क्या होगा कि हम लोग इनहेलेशन करेंगे तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये डायफ्राम नीचे आ जाएगा। और जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे तो ये डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ऊपर से क्या करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट में रिब्स नीचे की तरफ जाता है और डायफ्राम क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे एरिया घट जाता है और क्या होता है हवा बाहर की तरफ पुश कर देते हैं, मतलब पुश करने में, बाहर निकालने में हवा को मदद करता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स such as smoke, dust and pollens. When we inhale, the particles get trapped into the हेयर प्रेजेंट इन आवर नेसल कैविटी। अब कह रहा है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हवा में बहुत सारा डस्ट रहता है, स्मोक रहता है, पॉलन रहता है, पॉलन ग्रेन्स रहता है, तो वो सारा का सारा क्या करते हैं हम लोग इनहेल कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो उसको रोकने के लिए, पॉल्यूटेंट्स को रोकने के लिए क्या होता है, हमारे नाक में क्या होता है, नेजल, यहाँ पे क्या होता है, नेजल कैविटी में क्या होता है कि हेयर रहता है जो क्या करता है, इसको फिल्टर करने का काम करता है, इसको रोकने का काम करता है। कह रहा है however sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. This may irritate the lining of the nasal cavity, as a result of which we sneezing expels out the foreign particles of the inhaled air and dust फ्री क्लीन एयर इनटू आवर बॉडी। अब क्या होता है कि जब डस्ट पार्टिकल, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स या तो पॉलन, ये सारे क्या होता है हमारे नाक के अंदर नेसल कैविटी जाते हैं, जिससे क्या होता है जो हेयर प्रेजेंट होता है नेसल कैविटी में वो इसको पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है। तो वो जब डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है कि अंदर की तरफ जाने लगता है तो क्या होता है हमें थोड़ी सी खुजली होती है, छींक आता है, और वो छींक से क्या होता है कि वो सारा का सारा डस्ट पार्टिकल क्या होता है कि बाहर आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। कह रहा है व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय द। अब कभी भी अगर हम छींकते हैं तो हमें अपने माउथ को, नोज को क्या करना चाहिए, हैंडकरचिप से कवर कर लेना चाहिए। अगर हम खुले में छींकेंगे तो वो जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, दूसरे लोग इनहेल करेंगे तो उनको भी क्या होगा कि वो डिजीज होने का खतरा है। जैसे हम लोग कोरोना वायरस के समय क्या करते थे, मास्क लगाते थे, ताकि क्या होगा कोई अगर छींकता है तो क्या होगा वो पार्टिकल्स जो है वो क्या होगा हम इनहेल, कोई दूसरा पर्सन इनहेल ना कर सके। तो इसीलिए जब कभी भी छींक आती है तो हमारे माउथ को और नोज को प्रॉपर्ली कवर कर लेना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप लोग एक फिगर देख सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा लंग्स है, ये दोनों लंग्स हैं, और ये बाहर की तरफ जो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारा क्या है, रिब केज है। ये रिब केज के अंदर में ही लंग्स होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, जब हम लोग क्या होता है श्वास अंदर की तरफ लेते हैं तो ये रिब्स होता है, ये जो एरो आप देख सकते हैं ये रिब्स क्या होता है बाहर की तरफ निकलता है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट में ये रिब्स क्या होता है उठता है। और ये जो डायफ्राम है ये क्या होता है, डायफ्राम, ये जो आप एरो देखते हैं ये डायफ्राम क्या करता है नीचे की तरफ आता है, तो जिसके कारण क्या होता है हमारे लंग्स में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लंग्स में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या होता है लंग्स में भर सकता है। मतलब सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या कर सकता है हमारे लंग्स के अंदर आ सकता है। अब उसी तरह जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं तो आप ये एरो देख सकते हैं, ये रिब्स क्या होता है इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ क्या होता है रिब्स मूव करता है, अंदर की तरफ जाता है। और ये जो डायफ्राम है जो एक बार बाहर आ चुका था इनहेलेशन के समय, वो क्या होता है फिर से अपने क्या होता है
वापस अपने पोजीशन में ऊपर की तरफ जाता है। मतलब क्या होता है, बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ पुश करता है। अब ये पुश करने, अब क्या कर रहा है, ऊपर से भी पुश कर रहा है और नीचे से भी पुश कर रहा है, नीचे से भी पुश हो रहा है और रिप्स ऊपर से भी पुश कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि वो क्या करता है, वो पुश करता है, जो एयर फील्ड रहता है उसमें, उसको क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। लंग्स, उससे क्या होता है, जो लंग्स में एयर है वो क्या करता है, एक्सेलेशन में बाहर निकल जाता है, जो एयर है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। अब एक्टिविटी यहाँ पे 6.4 दिया था, टेक डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ ए मेजरिंग टेप and record your observation in table 6.2. Measure the size of the chest again when you expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion. अब कह रहा है कि ये एक तरह का एक्टिविटी है, क्या करना है कि जब हम लोग एक्सपेंस मतलब क्या होता है, इनहेल करते हैं तो हमारा क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंड करता है, फूलता है, तो उसमें हमको टेप लेके क्या करना है, मेजर करना है, और भी आपके क्लासमेट्स जो है उनका भी क्या करना है, मेजर करना है, देखना है कि किसका एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है। अब एक्टिविटी 6.5 कह रहा है, टेक ए वाइट प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम एंड गेट ए वाई शेप्ड ग्लास और ए प्लास्टिक ट्यूब। अब कह रहा है कि एक वाइड मतलब क्या होता है, एक प्लास्टिक का बोतल लेना जो काफ़ी चौड़ा होगा, ठीक है, और क्या करना है उसमें वाई शेप्ड मतलब वाई के आकार का क्या करना है, एक ग्लास या तो प्लास्टिक का ट्यूब लेना है और होल बनाना है इन द लीड सो डैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, और लीड में क्या करना है, उसमें एक होल बनाना है जिससे क्या होगा, वो ट्यूब आराम से पास कर सके। टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफेक्टेड बैलून्स, इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन द फिगर 6.7. नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक द एयर टाइट टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, टाई ए थिन रबर और ए प्लास्टिक सीट यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 6.7 में क्या है, इसका फिगर दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं इसका 6.7 में क्या है। ये दो बोतल ले लिए हम लोग, क्या किए हैं, दो बोतल ले लिए हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे वाई शेप्ड क्या किए हैं, ट्यूब ले लिए हैं, वाई शेप्ड ट्यूब ले लिए हैं, और यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों एंड पे, ट्यूब के दोनों एंड पे क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा बैलून लगाते हैं, इन्फ्लेटेड मतलब बिना फुला हुआ बैलून को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, थ्रेड से बांध देते हैं या तो टेप से चिपका देंगे। चलिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉर्क से क्या करेंगे, इसको एयर टाइट कर देंगे ताकि बाहर का कोई भी एयर अंदर बोतल के अंदर ना आ सके। और बॉटम जो पार्ट है, वो जो बोतल का जो बॉटम पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे से काट देंगे, और उसको क्या करेंगे, एक रबड़ की मदद से एक बैलून को फिक्स कर देंगे, ठीक है, रबड़ की मदद से क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक बैलून को, रबड़ सीट को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अगर बैलून को हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले बैलून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो रबड़ आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रेड की मदद से इसको बांध लेंगे। अब क्या करेंगे कि जैसे ही ये क्या करेगा, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा लंग्स का, और ये क्या हो गया, डायफ्राम, मतलब जो रबड़ सीट है ये जस्ट लाइक ए डायफ्राम काम करेगा। अब जैसे ही क्या करेंगे, हम इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, पुल करेंगे डायफ्राम को, मतलब डायफ्राम की जगह यहाँ पे रबड़ सीट है, तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों बैलून क्या होता है कि फूल जाता है, ये दोनों बैलून क्या होता है, फूल जाता है। मतलब क्या होता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जैसे हम लोग नीचे करेंगे तो क्या होगा, ये इसका एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये दोनों बैलून ऊपर से जो हवा आएगा जिसके कारण ये दोनों बैलून फूल जाएगा। और जैसे ही हम लोग रबड़ सीट को अंदर की तरफ, मतलब रबड़ सीट को क्या होगा कि अंदर की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बैलून से हवा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ये पाइप्स के थ्रू। और ये जो है एग्जाम्पल है इनहेलेशन और एक्सेलेशन का, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अब कह रहा है कि हम लोग आखिर क्या ब्रीथ आउट करते हैं, हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, आउट करते हैं, मतलब एक्सेलेशन में हम लोग क्या ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब कौन सा गैसेस बाहर निकलता है। कह रहा है, टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए प्लास्टिक बोतल, मेक ए होल इट्स लीड एंड फिक्स इट एट द बोतल, pour some freshly prepared lime water in test tube, insert the plastic straw। अब कह रहा है कि अब इसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, फिगर के माध्यम से देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, कह रहा है रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स
टू टेक। कह रहा है प्राणायाम अगर हम लोग रेगुलरली क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा इनहेलेशन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। अब हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा और हमें क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। तो फूड के ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी का जरूरत चाहिए, और ऑक्सीजन का जरूरत चाहिए, और ऑक्सीजन जब सप्लाई होगा तो क्या होगा, फूड ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करेगा। चलिए अब यहाँ पे इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं आगे। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब लिए थे हम लोग, क्या किए थे, एक टेस्ट ट्यूब लिए थे, और इसमें क्या किए थे कि स्ट्रॉ दिए थे। जो स्ट्रॉ हम लोग क्या करते हैं खाने पीने में, मतलब क्या होता है, कुछ पीने के लिए यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, एक स्ट्रॉ से क्या करते हैं, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो पाइप डायरेक्टली क्या कर रहा है, इसमें इमर्ज्ड है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, लाइम वाटर दिए हैं, ठीक है। और लाइम वाटर में क्या कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सहेलेशन कर रहे हैं वो पाइप क्या हो रहा है, सीधा का सीधा उस टेस्ट ट्यूब में अंदर चला गया है। जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या, कौन सा गैस निकलता है, ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर में जाता है तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। तो जैसे ही क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस स्ट्रॉ के माध्यम से क्या होता है कि लाइम वाटर में जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ये दूधिया कलर का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। मतलब अब क्या परसेंटेज रहता है ऑक्सीजन का जब हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उस दोनों में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या चेंज होता है, इसको हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि जब हम, ये हमारा लंग्स हो गया। अब हम लोग अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो हम लोग जब इनहेलेशन करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, श्वास अंदर की तरफ लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाता है, 21% रहता है। मतलब 21% जो है हमारा बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है। मतलब एयर में 21% ऑक्सीजन है, वो हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन घट के क्या होता है, 16.4% हो जाता है। अगर हम उसी तरह बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ सांस को लेते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होता है, 0.04% होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं। लेकिन जब हम लोग जैसे ही एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, ये परसेंटेज बढ़ के क्या हो जाता है, 4.4% हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। ये जो एक्टिविटीज के पहले हम लोग देखे थे, जिसमें क्या होता है कि जो एक्सेलेशन वाला पाइप से हम लोग क्या किए थे, लाइम वाटर में दिए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, परसेंटेज ज़्यादा है, जो क्या होता है, लाइम वाटर में मिल जाता है और उसका कलर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। क्योंकि लाइम वाटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके उसके कलर को मिल्की कर देता है, दूधिया कलर का कर देता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब कह रहा है कि और भी जो एनिमल्स होते हैं वो आखिर कैसे ब्रीथ करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक ह्यूमन बींग। अब कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, जैसे क्या हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, बर्ड्स हो गया, ठीक है, लिजर्ड्स हो गया, फ्रॉग्स हो गया। इनको भी क्या होता है, इंसान के जैसा यहाँ पे भी क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है। रिस्पिरेशन के लिए इनके बॉडी में भी क्या होता है, लंग्स होता है। अब कह रहा है कि हाउ डू अदर ऑर्गन ब्रीथ, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि बाकी जो और एनिमल्स हैं, क्या उनके बॉडी में भी लंग्स होता है क्या, अब उनके बॉडी में भी लंग्स होता है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि कॉकरोच, ए कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। अब कह रहा है कॉकरोच के बॉडी में साइड्स में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होता है। अब ये जो ओपनिंग होता है, अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव दिस सिमिलर ओपनिंग। कह रहा है और भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी में भी ऐसा ही ओपनिंग होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। द ओपनिंग आर कॉल्ड द स्पैरिकल्स। ये जो ओपनिंग होते हैं, मतलब उनके बॉडी में जो छोटा छोटा ओपनिंग होता है उसको हम लोग स्पैरिकल्स कहते हैं। और जो एक नेटवर्क होता है
इंसेक्ट्स के बॉडी में एयर ट्यूब्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं फॉर द गैस एक्सचेंज। मतलब उसके बॉडी में, मतलब इंसेक्ट्स के, कॉकरोच के बॉडी में जो ओपनिंग रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैरिकल्स कहते हैं। और जो उनके बॉडी, पूरे बॉडी में क्या होता है, एयर ट्यूब्स फैला हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। उनके बॉडी में क्या होता है, एयर ट्यूब्स जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया का क्या काम है, ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। मतलब जो कॉकरोच है उसको गैस के एक्सचेंज में कौन मदद करता है, जो गैस क्या होता है, जो ट्यूब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। कह रहे ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू द स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू। अब कह रहा है कि जो एयर वो इनहेल करते हैं, मतलब अंदर की तरफ लेते हैं, वो क्या होता है, स्पेरिकल्स से उनके ट्रैकियल ट्यूब में चला जाता है और क्या करता है, डिफ्यूज कर जाता है बॉडी के टिश्यूज में। मतलब क्या होता है, स्पेरिकल जो ओपनिंग है उसके थ्रू क्या होता है, वो जो इनहेल करते हैं जो एयर है वो क्या होता है, अंदर जाता है। और जो ट्रैकिया होता है, मतलब जो ट्रैकिया होता है, जो एयर ट्यूब्स होता है, उससे क्या होता है कि ये डिफ्यूज कर जाते हैं बॉडी के टिश्यूज में and reach every cells of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tube and moves out through the spiracles. उसी तरह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, सेल्स में चले जाते हैं और वो क्या होता है, ट्यूब से, ट्रैकियल ट्यूब से क्या होता है, वो स्पायरिकल से बाहर निकल जाते हैं। मतलब उनके बॉडी से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो क्या होता है, वो स्पायरिकल्स के थ्रू क्या होता है, रिलीज आउट करते हैं। और क्या होता है, स्पायरिकल्स तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, वो जो ट्रैकिया होता है, जो एयर ट्यूब होता है, वो उसको मदद करता है पहुंचाने में। The air tubes or the trachea are found only in insects, not in any other एनिमल्स। अब कह रहा है कि ये जो ट्रैकिया और स्पेरिकल्स है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ये बाकी किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक कॉकरोच है और इसके बॉडी में ही क्या है, पूरा एयर ट्यूब्स है। ये क्या है, ट्रैकिया। ये क्या होता है, बहुत सारा एयर ट्यूब्स है, हवा का जो नली है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे अर्थवर्म, जो केचुआ होता है वो आखिर कैसे श्वास लेता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू द स्किन। अब कह रहा है क्लास 6 में हम लोग ये चीज को पढ़ चुके हैं कि जो अर्थवर्म होता है वो क्या करता है, अपने स्किन के थ्रू क्या करता है, ब्रीथ करता है, श्वास लेता है। The skin of earthworm feels moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them. अब कह रहा है कि जो अर्थवर्म का जो स्किन होता है वो क्या होता है कि काफ़ी चिकना होता है और ऑयली होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, स्लिमी, मतलब क्या होता है, जब हम उसको टच करते हैं तो काफ़ी स्मूथ वो रहता है। तो वो क्या करता है, वो ईजी वे में क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज उसका स्किन कर सकता है अर्थवर्म का। Though frog have a pair of lungs like human being, they can also breathe through the skin, which is moist and slippery. अब कह रहा है कि फ्रॉग्स जो होता है उसको भी इंसान कैसा क्या होता है, लंग्स होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि कभी ज़रूरत पड़ने पे क्या हो, स्किन से भी वो क्या करता है, ब्रीथ कर सकता है। मतलब उसके बॉडी में लंग्स के साथ साथ स्किन भी काम करता है ब्रीथिंग का, मतलब वो स्किन भी से भी श्वास ले सकता है। तो उसका जो स्किन होता है वो भी क्या होता है, मॉइस्ट होता है और स्लिपरी होता है। उसका स्किन भी क्या होता है, मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। अब ब्रीथिंग अंडर वाटर, अब कह रहा है कि जो पानी के अंदर के जीव हैं वो कैसे श्वास लेते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। अब कह रहा है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, पानी के अंदर श्वास ले लेते हैं, रिस्पायरेशन को कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या एनिमल्स, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर श्वास ले सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, लंग्स है। कह रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट द गिल्स इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। अब कह रहा है कि फिश के बॉडी में क्या होता है कि गिल्स होता है, जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में वो उसको लेने में मदद करता है। मतलब उससे वो क्या करते हैं, अपने रिस्पायरेशन को पूरा करते हैं। गिल्स जो होता है ये क्या होता है, फिश में प्रेजेंट होता है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। कह रहा है गिल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, गिल्स में प्रेजेंट होता है। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस के एक्सचेंज के लिए उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हैं फिश का जो ये वाला पोर्शन क्या होता है कि उठता है, ये क्या होता है, गिल्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, ये गिल्स के अंदर एयर जाता है।
अब देखो, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? हाँ, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली ये भी क्या करेंगे? ब्रीथ करेंगे। Like other living organisms, plant also respire for their survival. As you have learnt in class 6, they also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. अब कह रहा है कि जैसे एनिमल्स हैं वैसे भी क्या है? प्लांट्स हैं। प्लांट्स भी क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। उनको भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और वो ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। In the cells, oxygen is used to break down of glucose into carbon dioxide and water. As in other organisms, in plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. अब कह रहा है कि वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, और क्या करते हैं? उससे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी रिलीज होता है। अब कह रहा है कि प्लांट्स के लिए क्या कोई फिक्स क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स का इंडिविजुअल हर एक पार्ट क्या करता है? रिस्पायर कर सकता है। प्लांट्स का हर एक पार्ट क्या होता है? अपना रिस्पायरेशन पूरा कर सकता है। वो भी क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है, ऑक्सीजन को ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सकता है। Like other living cells of the plants, the root cells also need oxygen एंड टू जनरेट एनर्जी। कह रहा है कि प्लांट्स के दूसरे हिस्से के जैसे क्या हो रहा है? प्लांट्स के रूट्स को भी क्या होता है? ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। प्लांट्स के रूट्स को भी क्या होता है? ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। रूट टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल एंड द पार्टिकल्स। अब कह रहा है कि रूट्स जो होता है वो अपना ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट जो है, जो सॉइल में क्या होता है, कुछ क्या होता है कि एयर पार्टिकल्स होता है, एयर स्पेस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसके अंदर क्या होता है? सॉइल के अंदर हवा जा सके, जिससे क्या होता है? वो अपना रिस्पायरेशन को पूरा कर सकता है। इसीलिए क्या होता है? मिट्टी को, जब पेड़ को क्या किया जाता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि उसको मिट्टी को हल्का किया जाता है, लूज किया जाता है, ताकि क्या होगा? उसका एयर पार्टिकल्स, एयर स्पेस क्या हो गया? लूज हो सके और रूट्स तक एयर पहुंच सके, जिससे क्या होगा? प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये क्या होता है? सॉइल पार्टिकल्स, और ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, ये क्या है? एयर स्पेस है, जिसके कारण क्या होता है? रूट्स तक हमारा एयर पहुंच जाता है, रूट्स तक एयर पहुंच जाता है, और क्या करता है? रूट्स अपना रिस्पायरेशन को पूरा करता है। कह रहा है, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ द पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। कह रहा है कि क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक गमला में क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे अगर गमले में, तो क्या होगा? इन दिस चैप्टर यू विल, तो क्या होगा उस समय? क्या होगा? जो एयर स्पेस है वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा? रूट्स तक क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और प्लांट धीरे धीरे अगर बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा तो प्लांट क्या होगा? मर जाएगा। कह रहा इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न द रिस्पायरेशन इज ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। अब कह रहा है इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रिस्पायरेशन बहुत कंपलसरी है, रिस्पायरेशन के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं? जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ये चैप्टर 6 साइंस का क्लास 7 का खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।